अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जी बताइए, किया है? इसमें कोई प्रॉब्लम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये डिपॉजिट टू बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट, ये वाली जो वैल्यू है इसकी कुछ समझ नहीं आई, ये यूज नहीं हुई कुछ। मैं समझा देता हूँ आपको। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो ये लिख रहा है कि क्लब डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड कंडक्ट इट्स ट्रांजैक्शन इन कैश इन अ सरप्लस being paid into the building society account। एक्चुअली ये सेविंग अकाउंट होता है कि जो आपकी यानी एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है वो आपकी कलर अकाउंट में डिपॉजिट करवाते जाते हैं और वहां से आपको इंटरेस्ट अर्न होता है, जो कि आपको उसने बताया हुआ है कि आपको इंटरेस्ट अर्न है 350। अच्छा, ये समरी ऑफ द पेमेंट ये बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो है आपने 250 जो है वो मजीद डिपॉजिट करवाया है। ठीक है, इसका हमारा कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि हमें अगर इस क्वेश्चन में देखें तो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ये देखिएगा, बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 5200 गिवन है। ठीक है, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा, जिसको कैश एट बैंक कह लें। ये बैंक में हमारी अमाउंट पड़ी है 5200। ठीक है, ये क्लोजिंग में आएगी और ओपनिंग जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आ जाएगी, ताकि हम इसका कैपिटल फंड निकाल लें। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन 8 किया आप लोगों ने, कर लिया? आगे बढ़े। एक्सक्यूज मी सर, मुझे तो थोड़ा समझ नहीं आया, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी कनेक्शन में। मैं तो बता देता हूँ आपको। देखिए, आपका जो बेसिकली बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट है, ये आपका एक डिपॉजिट अकाउंट है। जिस तरह आप सेविंग बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, इस तरह बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट के नाम से आपने एक अकाउंट ओपन किया है, जिस पर जितने भी सरप्लस फंड्स आपके आते हैं वो सारे के सारे आप इसमें डिपॉजिट करवा देते हैं, और उसके अगेंस्ट जितना बैलेंस होता है आपको इंटरेस्ट अर्न होता है। अब इसके थ्रू जो जो अमाउंट्स आ रही है ना, ये देखिएगा, एक तो आ रही है इंटरेस्ट क्रेडिटेड to this account for the year to 31st March was 350। ठीक है जी, ये अमाउंट आपकी क्रेडिट हुई है, यानी ये हमारे बैलेंस में ऐड हुई है, तो ये मेरी इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी। ठीक है, एक तो ये चीज आएगी। दूसरा अब आइएगा, ये तो ड्यूरिंग द ईयर जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाई है वो है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो है दिस वन, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएगा आपका करंट एसेट्स में। राइट, जी और कोई क्वेश्चन? ओके, अब आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं करना शुरू कर दूंगा। मींस वो जो 250 की अमाउंट थी वो इसमें इंक्लूडेड है क्लोजिंग बैलेंस में? बिल्कुल इंक्लूडेड है। ये जो एग्जांपल 9 है इसकी वर्किंग्स थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देंगे कि इसमें मैं बता रहा था एग्जांपल 9 में, एग्जांपल 9। ठीक है, ओके, इसमें देखें तो पहले मैं जरा पढ़ लूं आपके सामने, उसके बाद जरा मैं देखता हूं। The HP Tennis Club was formed on 1st April 2015 and has the following receipt and payment account for the 6 month ended 30th September। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है इस पॉइंट से, क्योंकि इसमें 6 मंथ का डाटा लेना है। जो एनुअल होगा उसको 6 मंथ में मैं कन्वर्ट करूंगा। अब इसमें आपको जो रिसीट हुई है वो सब्सक्रिप्शन है, टूर्नामेंट फी है, बैंक इंटरेस्ट है, सेल्स ऑफ क्लब टाइज है और लाइफ मेंबरशिप फी। पेमेंट्स में परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ग्राउंड्समैन वेजेस, रेंट एंड बिजनेस रेट्स, हीटिंग एंड लाइटिंग, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, कोर्ट मेंटेनेंस और टूर्नामेंट प्राइसेस, और इसके अलावा परचेज ऑफ क्लब टाइज भी आ रही है। ठीक है, देन क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब इसकी एडजस्टमेंट देखिएगा। नंबर 1, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी इज ₹300। On 30th September, there were 5 members who had not paid their subscription, but this money was received on 4th October। देखिए 30th September मेरा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग यानी रिपोर्टिंग डेट है, उस डेट तक एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो कह रहा है 300 है, और 5 मेंबर्स ने अपना सब्सक्रिप्शन हमें पे नहीं किया। इससे एक चीज इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है कि जो सब्सक्रिप्शन जो आप रिसीव करते हो वो पूरे साल का होता है।
ठीक है, बेशक आप अकाउंट 6 मंथ का बना रहे हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन पूरे साल का होता है। यानी ये जो 12,600 की अमाउंट आ रही है, ये पूरे साल की अमाउंट है। इसको मुझे 6 मंथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और बाकी जो 6,300 अमाउंट होगी वो रिसीव्ड इन एडवांस होगी। और इसी तरह 300 इंटू 5 मेंबर्स, ये अमाउंट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, रिसीवेबल है, लेकिन रिसीवेबल आप पूरे साल का बुक नहीं करोगे, हाफ ईयर का सब्सक्रिप्शन बुक करोगे। 150 into 5 750, ठीक है। The equipment is expected to be used by the club for 5 years, after which time it will need to be replaced. Its estimated scrap value at the time is 50, ठीक है। During the 6 months, our club purchased 100 ties printed with its own design. 40% of these ties remain unsold. ये जो ऊपर आपको दे रहा है कि जो टाइज खरीदी हैं, ये 100 टाइज की कॉस्ट है, और इसमें से वो कह रहे हैं जो आपने सेल की है ये 373 की, ये आपने 40% स्टॉक में है, तो इसका मतलब 60% सेल कर दी। उसके बाद क्लब हैड पेड बिजनेस रेट्स इन एडवांस ऑन 30 सितंबर ₹68। ये तो प्री पेमेंट है, ये तो सिंपल लेस होगी। क्लब ट्रेजरर एस्टिमेट द फॉलोइंग अमाउंट्स शुड बी अक्रूड फॉर एक्सपेंसेस। ये 3 एक्सपेंसेस हैं, groundsman's wages, postage और heating, ये तीनों आप ऐड कर दोगे as an accrued expense. Number 6, the life membership fee received relates to payment made by the 4 families. The scheme allows families to pay ₹1050, which entitles them to a membership for life without further payment. It has been agreed that such receipt would be credited to income and expenditure in equal installment over 10 years. Okay. अब ये क्वेश्चन में मैं आपको सारी वर्किंग समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम वर्किंग ले सब्सक्रिप्शन की, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि अकाउंट बनाऊं, मैं सिंपल कैलकुलेट करूंगा। ये देखिएगा वर्किंग 1, मैं सिर्फ वर्किंग बना रहा हूँ यहाँ पे, वर्किंग 1 सब्सक्रिप्शन। अब जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग 6 मंथ, यानी रिसीव्ड ड्यूरिंग 6 मंथ्स, वो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगा, और वो अमाउंट थी हमारी आई थिंक 12,600, ये मैंने जो हाईलाइट की हुई है, ये 12,600। अब इसमें से हाफ जो है ये है रिसीव हुआ है, ये मैंने लिखा है रिसीव ड्यूरिंग 6 मंथ, लेकिन ये पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है, एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसको 6 मंथ में कन्वर्ट करना है, तो मैं लेस कर देता हूँ अनअर्न्ड। इसका जो हाफ होगा वो अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन होगा, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएगा, और इसका हाफ बनेगा 6,300। अब रिमेनिंग अमाउंट जो आ रही है वो 6,300 की आ गई, ठीक है। इसको अगर यहां तक टोटल करें तो 6,300। अच्छा, अब इसमें से नीचे एक एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी इज 300, और ये क्लियरली लिखा हुआ एनुअल। ऑन 30 सितंबर there was a 5 members who had not paid their subscription, but this money was received on 4th October. यानी ये अमाउंट आपकी अगले साल रिसीव होगी, ठीक है। यानी ये जितना भी एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो आपको इस साल रिसीव नहीं हो रहा, ये अगले साल रिसीव होगा। तो 300 में से 1/2 जो है वो इस साल से रिलेट करते हैं। मैं रिसीवेबल 300 का नहीं बनाऊंगा, 6 मंथ का बनाऊंगा, तो ऐड कर देता हूं सब्सक्रिप्शन ड्यू, यानी ये जो ड्यू होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन उसने कहा है 5 मेंबर्स है, एनुअल सब्सक्रिप्शन 300 है, एनुअल को पहले 6 मंथ में कन्वर्ट कर दो, यानी ये आ जाएगा 150, और इसमें 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 150 into 5। ये ऐड होगा, क्यों? क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ये अभी रिसीव नहीं हुआ। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 7050 की जो अमाउंट आ गई, ये मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो। ये पहली वर्किंग थी सब्सक्रिप्शन की। अच्छा, उसके बाद वैसे देखते जाते हैं, जहां वर्किंग आएगी मैं आपको कर दूंगा। टूर्नामेंट फी तो वैसे इनकम आएगी, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैंक इंटरेस्ट जो है इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी एज इट इज 43 आएगा। हाँ, अब क्लब टाइज की तरफ आते हैं। क्लब टाइज देखो, क्लब टाइज की सेल कितनी है 373, और परचेज है 450, और नीचे हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि इसमें जो आपकी है 6 मंथ के दौरान 100 टाइज आपने परचेज की हैं, जिसमें 40 ऑफ दीज टाइज रिमेन अनसोल्ड।
ठीक है, तो लिहाजा इसके लिए हम बना लेंगे प्रॉफिट फ्रॉम टाइज, टाई बिजनेस। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं जी सेल्स। अब सेल उसने दी हुई है, सेल्स है हमारे पास 373, दिस अमाउंट, इस 373 को लेंगे। अब इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब चूंकि ये आपका क्लब जो है ये न्यू है, ठीक है, देखें उसने कहा फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल, तो कोई ओपनिंग स्टॉक तो होगा नहीं, तो मैं पहले लेता हूँ परचेजेस। अब परचेजेस हमारी कितनी है जी 450, इसका कोई पेएबल नहीं है, ये सारी परचेज ही है 450। ये 450 की आपने टाइज बाय की, लेकिन इसमें से क्लोजिंग स्टॉक में लेस भी करूंगा। अब क्लोजिंग स्टॉक में वो कह रहा है कि 40 टाइज जो है वो आपकी अभी भी स्टॉक में मौजूद है, यानी ये जो कॉस्ट है ये 100 टाइज की है। इसको मैं 100 पे डिवाइड करता हूँ और 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा टाइज का। ठीक है, ये जब लेस करता हूँ इन दोनों का जो सम आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दो, सेल्स 373 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 270, ये 103 की जो अमाउंट आ रही है ये मेरी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी एज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम टाइज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखें, लाइफ मेंबरशिप फी। अब लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में क्लियरली लिखा है। अच्छा, ये एडजस्टमेंट हम ले चुके हैं, ये जरा मैं हाईलाइट कर दूं आपको। अच्छा, उसके बाद वो लिख रहा है जी इसके बारे में लाइफ मेंबरशिप फी, ये सारा पैराग्राफ है जिसको दोबारा आप पढ़ लीजिएगा। इसमें वो ये लिख रहा है कि जो मेंबरशिप फी है ये 4 फैमिली से हमें रिसीव हुई है और स्कीम के मुताबिक आप उस हमने उनको ऑफर की थी कि 1050 पे कर दो और यानी लाइफ टाइम मेंबर बन जाओ विदाउट फर्दर पेमेंट, और it has been agreed that such receipt would be credited to income and expenditure in equal installments over 10 years। यानी ये जो 4200 की अमाउंट आ रही है ये सारी इनकम में नहीं जाएगी, ये 10 इयर्स की इनकम है, तो लिहाजा अब इसको आप लोगे वर्किंग 3 मेंबरशिप फी, जिसको लाइफ मेंबरशिप कह लें, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप की कैलकुलेशन बड़े आराम से हो जाएगी। देखो 4200 मेरी सब्सक्रिप्शन है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 10 पे, तो एक साल का अमाउंट आ जाती है इनकम 420, लेकिन मुझे 6 मंथ की इनकम रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं 6 मंथ के अकाउंट बना रहा हूँ, तो ये 210 की अमाउंट आएगी डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 बाय 12। नाउ यू कैन सी 210, ये जो अमाउंट आ रही है ये आप इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाओगे इनकम के तौर पे। ठीक है, ये इनकम साइड को हमने डिस्कस किया। परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट तो फिक्स्ड एसेट है। ग्राउंडमैन वेजेस जो है इसकी आप वर्किंग नहीं बना रहा, सिंपल ये देखो ग्राउंडमैन वेजेस 40 जो है ये आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, तो ये उसमें प्लस हो जाएगी, ओपनिंग बैलेंस तो कोई भी नहीं है। रेट्स एंड बिजनेस, रेंट एंड बिजनेस रेट 636 है और इसके मुताबिक एडजस्टमेंट में ये कह रहा है कि ये प्रीपेड है 68, तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। देन हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग का भी आपका 53 अक्रूड है, ये ऐड हो जाएगा। पोस्टेज एंड स्टेशनरी 41, ये इसमें 12 ऐड हो जाएगा। देन कोर्ट मेंटेनेंस ये एज इट इज आएंगे। टूर्नामेंट प्राइसेस जो हैं वो उसके दो मेथड है, नेट और ग्रॉस। एक तो मेथड ये है कि जब ये आप 465 यहाँ लिखोगे इसमें से 132 लेस करके लिख लें, या दूसरा ये है कि ये 465 आप रेवेन्यू में लिखें और 132 एक्सपेंसेस में लिखें, दोनों ठीक है। ठीक है, इसके अलावा एडजस्टमेंट में बाकी ये इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है, वो तो सिंपल कॉस्ट लोगे उसको 550 उसमें रेजिडुअल वैल्यू लेस करोगे, जो डेप्रिसिएबल अमाउंट आएगी उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो एक साल की डेप्रिसिएशन होगी, इसी को मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12 कर देंगे तो इस साल की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में तो मुझे कोई और चीज नजर नहीं आई मुश्किल चीज। ओके, या फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर लाइफ मेंबरशिप फी को हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे? ये एक्चुअली इसने किया हुआ ऐसा नहीं करना,
देखो ये हमारी लाइबिलिटी के तौर पे शो होता है। इसका अब जो तरीका होता है, अब यहाँ से इसका पूरा प्रोसेस देखिएगा मैं कैसे शो करूंगा। ये इसने जो किया वो ये ठीक नहीं है, ठीक है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज, इवन ये पास पेपर में आया हुआ वहां ठीक हुआ है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लोगे और करंट लाइबिलिटीज, ये देखो दोनों। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 4200 का मेरा सब्सक्रिप्शन था, ये मैं लिख रहा हूँ। लाइफ मेंबरशिप फी जो आपने ली थी वो 4200 की थी। इसमें से 210 हम अमोर्टाइज कर चुके। इसलिए जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है ना, इसको कहते हैं अमोर्टाइज होना, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमोर्टाइज हो चुका है, अमोर्टाइज्ड। और ये कितना अमोर्टाइज हुआ है? 210। अब इसका मतलब है कि रिमेनिंग बैलेंस, पहले तो मैं कैलकुलेट करता हूँ रिमेनिंग बैलेंस कितना आ रहा है। रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है इसका 3990। अच्छा, अब ये जो 3990 आ रहा है, इसको आपने करंट और नॉन करंट में कन्वर्ट करना है। यानी वो पोर्शन जो अगले साल की इनकम है वो करंट लाइबिलिटी में आएगी और बाकी सारी नॉन करंट में आएगी। यानी अब मैं लिखूंगा टू बी अमोर्टाइज्ड इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, अगले साल कितना अमोर्टाइज करना है। अब अगले साल तो पूरा करेंगे ना आप, ये तो 6 मंथ के अकाउंट है, लेकिन अगला तो पूरा साल होगा। तो अगले साल आप अमोर्टाइज करोगे 420। ये 420 की अमाउंट में करंट लाइबिलिटी में लेके जाऊंगा। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट 3990 और 420, ये 3570, ये मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी। सो 420 मेरी करंट लाइबिलिटी और 3570 नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटी में मैं यहाँ लिखूंगा लाइफ मेंबरशिप फी, और इसकी जगह हम ये भी वर्ड यूज करते हैं डेफर्ड इनकम, यानी ऐसी इनकम जो रिसीव आज हो गई है लेकिन ये डेफर है, फ्यूचर की इनकम से रिलेट करती है। ये अमाउंट 3570 में यहाँ लाऊंगा, और लाइफ मेंबरशिप फी ये यहाँ पर करंट पोर्शन जो है वो यहाँ आ जाएगा 420। तो अमाउंट अब भी उतनी बन रही है अगर टोटल करेंगे 3990। ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है कि जो चीज अगले साल से रिलेट करेगी वो करंट, और जो उससे अगले सालों में होगी वो नॉन करंट। ये हमेशा आपने ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन में। और कोई क्वेश्चन जी? ओके हो गया ये क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जी, ये भी होमवर्क के लिए दिया था मैंने। नो सर। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं, अगर कोई आसान हुआ तो आगे मैं मूव करूंगा। The Monarch Sports Club has the following summary of its cash book for the year ended 30th June 2015. ये हमारी पूरी कैश बुक है। इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बैंक का, सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव हुई है, कंपटीशन रिसीट्स, ये एंट्रेंस फी जो है ये नीचे आएगा इसके साथ, यानी ये फिर अगेन इसके साथ गलत लिखा हुआ है, ये नीचे मूव होगा। अच्छा, अब इसकी अमाउंट को भी चेक कर लें कि ये जो कंपटीशन रिसीट है 7500 है, और जो एंट्रेंस फी है वो यहाँ पर आएगी 2500, ठीक है जी। उसके बाद इक्विपमेंट सोल्ड किया आपने 1000 का, तो टोटल रिसीट मेरी 32000 है, और ये सब्सक्रिप्शन भी यहाँ आएगा। ये इसमें बहुत मिस्टेक की हुई है, ये इसको मैं यहाँ से सिर्फ आपको इशारा दे रहा हूँ कि ये यहाँ नहीं आएगा इस टोटल में, ये भी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब जरा चेक करना हो तो कैसे करेंगे, ये वाली जो अमाउंट मैंने टिक लगाई है ये इस कॉलम में आएंगी। अगर इस कॉलम में लाता हूं और इसको प्लस करके देख लूं, 18,000 प्लस 3,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500 प्लस 1,000, अब देखो ये टोटल 32,000 बन रहा है इसके इक्वल, ठीक है। तो ये इस कॉलम में नहीं है, ये असल में इस कॉलम में है। इसी तरीके से पेमेंट्स में आइएगा, ट्रांसपोर्ट टू मैचेस, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है मेरी, कंपटीशन प्राइसेस, उसके बाद नेक्स्ट 2100 का कोचिंग फी आ जाएगी, रिपेयर टू इक्विपमेंट, परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, ये न्यू इक्विपमेंट आपने परचेज किया, और स्पोर्ट्स पवेलियन परचेज किया, ये भी मेरा फिक्स्ड एसेट है। अच्छा, उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द पोजीशन एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब देखो ओपनिंग बैलेंस जो है सब्सक्रिप्शन का, एडवांस का और अक्रूड दोनों गिवन है,
ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग, ये बड़ा केयरफुली देखना है। समटाइम्स ये क्लोजिंग होता है डेट के हिसाब से। सब्सक्रिप्शन इन एरियर भी गिवन है, कोचिंग फी आउटस्टैंडिंग भी गिवन है, ये 3 दिए हुए हैं। ऑफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1/2 वर इवेंचुअली रिसीव। इसका मतलब हम ये लेते हैं कि आधी हमें आखिरकार रिसीव हो गई, तो हाफ जो बाकी रह गई है वो हमारी राइट ऑफ हो जाएगी। यानी जो साल के शुरू में आपने रिसीव करने थे, ये देखेगा 200, इसमें 100 रिसीव हो चुके हैं, और जो रिमेनिंग 100 है वो हम राइट ऑफ करते हैं। इसका मीनिंग हम ये लेते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 1200 एट 1 जुलाई 14, यानी जो आपने इक्विपमेंट सेल किया उसकी नेट बुक वैल्यू 1200 थी जब सेल किया, जबकि इसको यहाँ देखिएगा सेल किया आपने 1000 में, इट मींस के 200 का इसमें लॉस आ रहा है, और लॉस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मूव करेगा। उसके बाद फर्दर वो लिख रहा है कि इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन। वेरी इजी, स्ट्रेट लाइन इसकी डेप्रिसिएशन कैसे लोगे कि आपका ओपनिंग कितना आ रहा है, इक्विपमेंट ये कहीं नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब जो ये इक्विपमेंट खरीदा है सिर्फ 4000, तो ओपनिंग जो है वो सेल कर दी है, सिर्फ 4000 का है, इस पे डेप्रिसिएशन लोगे 4000 का 20%। इसी तरह लाइफ मेंबरशिप फी आर टेकन टू कवर 10 ईयर्स, सेम इसी तरह करना है आपने जैसे मैंने समझाया। इसको पहले 10 पे डिवाइड करो, ये 6 मंथ का अकाउंट नहीं है, ये पूरे साल का है। इसको 10 पे डिवाइड करूंगा, देखिएगा लाइफ मेंबरशिप फी कितनी है 3000। अब इसको 10 पे डिवाइड किया, 300 आया, वो तो हो गई इस साल की इनकम। बाकी रह गया 2700, उसमें से 300 अगले साल अमोर्टाइज होगा, वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, और रिमेनिंग जो आपका 2400 बचेगा वो नॉन करंट है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया। इसके बाद नेक्स्ट, the treasurer insists that no depreciation need to be charged on sports pavilion as building does not decrease in value. He says that last club of which he was treasurer did charge depreciation on its building, but that when the club came to replace them, there was still inefficient money in the bank to pay for the new building. ठीक है, बारह ये उसका अपना लॉजिक है, इस पे कोई ऐसी एडजस्टमेंट तो है नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बनाना है। जहां तक डेप्रिसिएशन का ताल्लुक है, उसकी जो स्पोर्ट्स पवेलियन है ये बिल्डिंग में आता है, इसको डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज, लेकिन बहरहाल नहीं दी हुई तो हम नहीं चार्ज करेंगे। अगर डिस्कशन में लाता तो हम इसको जरूर एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नजर नहीं आई मुझे। ओके है, हो जाएगा ये इंशाल्लाह? यस सर, हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल चीज नजर नहीं आई, मैं लिख रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 10, एग्जाम्पल नंबर 10, ये होमवर्क हो गया। चले जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी एक दफा देख लीजिएगा। द LH Sports Club opened on 1st May 2014 having purchased premises of 80,000, ये भी न्यू बिजनेस है, 80,000 एंड फर्नीचर 18,000, यानी न्यू क्लब है, सॉरी बिजनेस कह गया, न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू एंटिटी। अच्छा, अब ये उसने न्यू दो चीजें परचेज की, 80,000 और 80,000 थ्रू अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ मेंबर, यानी एक मेंबर ने ये कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, द क्लब सेक्रेटरी हैज प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2015, और ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंटेंट ने बनाया, क्लब सेक्रेटरी ने बनाया, जिसमें ज्वाइनिंग फी दी हुई है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है, कैफे प्रॉफिट्स है, डिनर डांस सरप्लस है, इक्विपमेंट हायर रिसीट्स हैं। ओके, ये तो ठीक लग रही है। अगर यहाँ आइएगा एक्सपेंडिचर में, तो प्रेमिसेस कॉस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर नहीं है, इक्विपमेंट कॉस्ट एक्सपेंडिचर नहीं है। इसका मतलब ये, यहीं से मुझे समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन में एरर्स हैं और आपने करेक्ट करनी है। सेक्रेटरीज एक्सपेंसेस 470 और बैंक चार्जेस भी गिवन है, और उसने सरप्लस निकाला 23655 का। ओके, द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड after taking into account the following item at 30th April 2015। अब ये जो इनकम एक्सपेंडिचर है ये आपने बनाया हुआ है, ये जो बना हुआ है इसमें ये एडजस्टमेंट आप अकाउंट फॉर कर चुके हैं, यानी क्लब सेक्रेटरी ने ये एडजस्टमेंट ले चुका है। तो इसमें कैफे इन्वेंट्रीज है, ये भी इसमें आ चुकी हैं, पेएबल फॉर कैफे सप्लाईज ये भी आप ले चुके हो, रेट्स एंड इंश्योरेंस प्रीपेड ये भी अकाउंट फॉर हो चुकी है। इसका मतलब ये गलत नहीं है,
जो अकाउंट फॉर हो गई वो ठीक है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि रॉन्गली रिकॉर्डेड, ठीक है। लेकिन फर्दर वो लिखता है फॉलोइंग आइटम्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, ये एरर्स है, एरर्स और ओमिशन। इसमें सबसे पहले वो लिख रहा है इक्विपमेंट कॉस्ट फिगर इंक्लूडेड 4000 फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। इसका मतलब ये जो इक्विपमेंट की कॉस्ट आ रही है ना 5590, अब उसने क्लैरिफाई कर दिया इसमें 4000 परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, तो वो तो एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बिल्कुल एक्सपेंस आउट होगी, वो रिपेयर वगैरह कॉस्ट होती है। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, यानी उसने डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं की। 2% प्रेमिसेस पे रिकॉर्ड करोगे, 10% फर्नीचर पर और 20% इक्विपमेंट पर, ठीक है जी। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग फी आर टू बी स्प्रेड ओवर 5 इयर्स। वो जो ऊपर ज्वाइनिंग फी आ रही थी वो उसमें 5 साल में हमें स्प्रेड करनी थी, लेकिन उसने सारी इस साल की इनकम बना दी। नेक्स्ट, एनुअल सब्सक्रिप्शन फिगर इंक्लूड 960 पेड इन एडवांस, और जो ऊपर एनुअल सब्सक्रिप्शन का फिगर आ रहा है जिस वन 12,000, इसमें 960 जो है वो एडवांस में पे किया आपने, ये नहीं आना चाहिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर द एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड अमाउंटिंग टू 300, और 300 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये आपने अभी कलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो इसको भी आपको अकाउंट फॉर करना चाहिए, तो ये अकाउंट फॉर नहीं हुए, ठीक है। इसका आसान तरीका क्या है, जिस तरह आपकी बुक में सॉल्व किया, आई वुड नॉट नेवर रिकमेंड यू टू सॉल्व इन दिस वे, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। सिंपल, आप जैसे नॉर्मल आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो, लेट स्टार्ट इट, एक एक चीज लेते जाओ, और इसमें जैसे जैसे उसने चीज कहा है ये इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, जो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई उसको इनकॉर्पोरेट करते जाओ, और जो हो चुकी है उसको उसको एज इट इज लेते जाए, ठीक है। तो आपका इनकम और इनकम एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो लिहाजा इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ कि इसके अंदर एरर का कॉन्सेप्ट है, ये मैं नेक्स्ट शीट पे मूव कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये जितनी वर्किंग्स हैं ये मैं पहले खत्म करूँ। ये अच्छा, ओके जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, LH स्पोर्ट्स क्लब। इसका यहाँ नेम लिखते हैं, जैसे हेडिंग देंगे, वो तो वैसे मैंने क्वेश्चन को ऊपर हैंड दिया, और अब मैं दोबारा बना रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसकी डेट क्या है, क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल, जो उसने बनाया हुआ है 30 अप्रैल 2015, फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2015, ठीक है जी। इसको माइंड में रखिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ जी क्वेश्चन। सबसे पहले हेडिंग भी दे देते हैं इनकम। इनकम में उसने सबसे पहले लिया ज्वाइनिंग फी। ज्वाइनिंग फी की एडजस्टमेंट क्या लिख रहा है, ज्वाइनिंग फी आर स्प्रेड ओवर 5 इयर्स, यानी इसका मतलब है कि ये जो 17,800 की अमाउंट आ रही है 5 इयर्स की इनकम है। तो एक साल की इनकम निकालने के लिए क्या करूं, इसको सिंपली डिवाइड कर देता हूं, यानी 17,800 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 पर, तो ऑटोमेटिकली एक साल की इनकम बन जाएगी जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ इसको कैलकुलेट कर लें, 17,800 डिवाइडेड बाय 5, तो 3,560 रुपीज की अमाउंट जो है ये मेरी ज्वाइनिंग फी आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट, एनुअल सब्सक्रिप्शन, इसमें दो एडजस्टमेंट पड़ी थी जो नहीं हुई। एक तो उसने ये कहा कि सब्सक्रिप्शन में ये शामिल है जो पेड इन एडवांस है, और एक आउटस्टैंडिंग है वो आपने अभी कलेक्ट ही नहीं किया, तो जो कलेक्ट ही नहीं हुआ और रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, ऊपर लिखा हुआ हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। ये देखिएगा, इसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, द फॉलोइंग आइटम्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, ये अकाउंट फॉर हुई नहीं है। अभी तक हमने इस एडजस्टमेंट को तो कर दिया, ये साथ साथ लेते जाते हैं, ये एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। अब आइएगा नेक्स्ट में एनुअल सब्सक्रिप्शन में, तो मैं यहां आता हूं एनुअल सब्सक्रिप्शन, और इट्स बेटर टू प्रिपेयर द वर्किंग, ठीक है जी। ये वर्किंग 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और यहाँ पे कोई लेजर नहीं बनाना, सिंपल आपने इसको करेक्ट करना है कि जो अमाउंट आ रही है वो आपकी ठीक नहीं है,
इसमें कुछ चीजें अकाउंट फॉर नहीं हुई हैं। तो पहले तो देखिएगा सब्सक्रिप्शन जो उसने दिया हुआ है वो कितना है 12,000। मैं लिखता हूँ जी गिवन अमाउंट है सब्सक्रिप्शन की 12,000 एडजस्टमेंट के मुताबिक। सो अब आपने मुझे बताना है एनुअल सब्सक्रिप्शन फिगर इंक्लूड्स 960 पेड इन एडवांस। ये जो एनुअल सब्सक्रिप्शन का फिगर आ रहा है इसके अंदर 960 की ऐसी अमाउंट है जो एडवांस में रिसीव हुई है। तो क्या मुझे इसको प्लस करना चाहिए माइनस? सर माइनस करना चाहिए। माइनस, क्योंकि ये इस साल की इनकम नहीं है, ठीक है, और ये अगले साल की इनकम है, इसलिए इसको लेस कर दूं तो लेस कर दूंगा अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन। और अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन मेरे पास आ रहा है 960 का। सेम इसी तरह देखिएगा वो लिख रहा है, ये भी हो गई एडजस्टमेंट जो जो होती जा रही है, मैं टिक लगा रहा हूं। Then subscription outstanding at the end of the year are expected to be collected amounting to 300। यानी ये वो सब्सक्रिप्शन है ये कलेक्ट नहीं हुआ और ना ही अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है। तो जब मैं रिकॉर्ड करूं तो इसको बताइए क्या करूं, प्लस या माइनस? प्लस। बिल्कुल ठीक है, ये ऐड होगा क्योंकि ये इस साल की इनकम है। ऐड सब्सक्रिप्शन ड्यू, यानी ये ड्यू है और रिसीव नहीं हुआ 300। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन भी हमने कर ली और अब ये मेरे पास सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट हो चुका है। अब जितनी भी अमाउंट आएगी ये करेक्टेड वैल्यू होगी और ये अमाउंट आ रही है 11,340। ये 11,340 की अमाउंट जो है ये मैं इनकम एक्सपेंडिचर में यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा 11,340। ये दूसरी अमाउंट जो है वो मेरी कैलकुलेट हुई। नेक्स्ट आइएगा, अच्छा तीसरी अमाउंट उसने ली है कैफे प्रॉफिट। इसकी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसने हमें दी, यानी जो अकाउंट फॉर नहीं हुई वो सिर्फ दो रह चुकी हैं, एक इक्विपमेंट कॉस्ट वाली और एक डेप्रिसिएशन। बाकी मैं सब कुछ ले चुका हूं। और जहां तक कैफे इन्वेंटरीज पेबल का ताल्लुक है ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट जो उसने कैलकुलेट किया दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कैफे प्रॉफिट जो है वो एज इट इज लाऊंगा। कैफे प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास 8,450। अच्छा कैफे प्रॉफिट के बाद फिर आ रहा है डिनर डांस सरप्लस, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी ऐसे ही ले लेंगे। सेम उसी तरह मैंने पहले कहा था कि जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी उसको आपने सेम लेना है 830। और उसके बाद इक्विपमेंट हायर रिसीट्स, इक्विपमेंट को आप देते होगे रेंट पर और उससे आपने हायर रिसीट कलेक्ट किए और ये अमाउंट आएगी मेरे पास 1750। अब इसको टोटल कर लें इनकम को, ये इनकम साइड आ गई 25,930। अब आइएगा एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस। सेम इसी तरह आपने जैसे मैंने इनकम साइड पे वो चीजें ली जिसको अकाउंट फॉर नहीं किया था उसको कलेक्ट करके मैं यहाँ ले आया, सेम इसी तरीके से आपने एक्सपेंसेस को भी डील करना है। तो एक्सपेंसेस में आइएगा तो पहला एक्सपेंस उसने दिया हुआ प्रीमिसेस कॉस्ट और इसकी एडजस्टमेंट क्लियरली लिखा हुआ। अच्छा प्रीमिसेस कॉस्ट ये तो खैर बड़ा क्लियर है, इसको यहाँ ना भी लिखा हो तो ये गलत है। प्रीमिसेस कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होती है, ये मेरी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। हाँ अलबत्ता इस पर डेप्रिसिएशन जरूर आएगी, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी हम एक एक चीज देख रहे हैं। इक्विपमेंट कॉस्ट है 5590, ये 5590 और इसकी एडजस्टमेंट उसने दी हुई है। वो लिख रहा है इक्विपमेंट कॉस्ट फिगर इंक्लूड 4000 फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। तो इसका मतलब है कि ये जो 4000 की अमाउंट इसमें शामिल है वो इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए कि वो कैपिटल कॉस्ट है। तो कैपिटल कॉस्ट को आप माइनस कर दोगे। तो ये इक्विपमेंट कॉस्ट जो है यहां मैं लूंगा इक्विपमेंट कॉस्ट और इसमें जो अमाउंट हमें गिवन है वो 5590। इसमें से मैं 4000 लेस कर देता हूं चूंकि वो कैपिटलाइज होनी है। हाँ उस पर डेप्रिसिएशन जरूर आएगी, इसको यहाँ ले आते हैं। इज इक्वल टू 5590 माइनस 4000, ये 1590 जो है वो मेरी इक्विपमेंट कॉस्ट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा। अच्छा सेक्रेटरीज एक्सपेंसेस 470। अच्छा प्रेमिसेस
ओके सॉरी, ये प्रेमिसेस अलग दी हुई है 80,000 की, ठीक है, ये उसकी कॉस्ट है, ये लोगे, ये रिपेयर कॉस्ट वगैरह होती है। प्रेमिसेस कॉस्ट मैंने छोड़ दी थी 1099 की, सिर्फ कैपिटलाइज कॉस्ट नहीं है, और इसके मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपने नहीं छेड़ना इसको, ये ठीक है, इट्स ओके, ये एक्सपेंसेस है। अच्छा, उसके बाद सेक्रेटरी एक्सपेंसेस, और ये कितने हैं जी आपके पास, 470 की जो अमाउंट आ रही है, इसको भी आप एक्सपेंस आउट करो, दैट इज आल्सो फाइन, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं की। इवन बैंक चार्जेस 125, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो ये भी ऐसे ऐसे सेम इसी तरह आएगा 125। अच्छा, अब जैसे ही सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट हुए, अब देखिएगा कोई ऐसी अमाउंट तो नहीं रह गई जिसको एडजस्ट ना किया हो। ये क्लियरली लिख रहा है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, यानी ये तीन चीजों पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैं तीन चीजों पे लेनी है डेप्रिसिएशन। सो पहले डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस, ठीक है, इसको वर्किंग बनाने की बजाय यही कैलकुलेट करेंगे। प्रेमिसेस जो है वो आपने परचेज किए हुए 80,000 रुपीज के, दिस वन परचेज प्रेमिसेस ऑफ रुपीज 80,000, और इस पे 2% डेप्रिसिएशन उसने कहा है, 80,000 इंटू 2%। अब अगर 80,000 का 2% लूंगा विच इज 1600, ये पहली डेप्रिसिएशन आ गई। सेकंड वो कह रहा है ऑन फर्नीचर 10%। अच्छा, फर्नीचर जो आपने बाय किया है वो ये दिया हुआ है, एंड फर्नीचर यानी फर्नीचर भी आपने बाय किया है, और फर्नीचर आपने बाय किया है हाउ मच अमाउंट, 18,000, दिस वन। ये फर्नीचर की अमाउंट भी यहां ले आइएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और ये है आपका 18,000, और इस पे डेप्रिसिएशन रेट उसने दिया हुआ है 10%, 18,000 का 10% विच इज 1800, और तीसरी डेप्रिसिएशन उसने रिक्वायर की है इक्विपमेंट में, और इक्विपमेंट को यहाँ उसने मेंशन किया हुआ है कि 4,000 के इसके अंदर इंक्लूड था, जो मैंने माइनस कर दिया। अब ये कैपिटलाइज अमाउंट है, 4,000 का 20% इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन आएगी, 4,000 into 20%, which is equal to 800, ठीक है जी। अब देखिएगा ये भी सारी एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सारा मुकम्मल करने के बाद अब सिर्फ ये अनहाइलाइटेड क्यों है, इसको मैंने हाईलाइट क्यों नहीं किया, या क्यों अकाउंट फॉर नहीं किया, क्लियरली लिख रहा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स, यानी ये ऑलरेडी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं, और कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये रॉन्ग है, तो ये करेक्ट है। और हम यही अज्यूम करते हैं ऐसे क्वेश्चन में जहां मेंशन ना हो कि ये इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी करेक्टली है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया है, ठीक है। अब ये करने के बाद अब मैं इसको बैलेंसिंग करता हूँ और देखता हूँ मेरे एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं। एक्सपेंसेस का टोटल, ये जितना भी टोटल आ रहा है मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 17,375, और 17,375 में से 25,930 में से इसको लेस कर दूंगा, 8,555 जो है दैट इज माय सरप्लस, और यानी जो सरप्लस उससे निकाला हुआ था कंपनी सेक्रेटरी ने वो रॉन्ग था, हमने इसको करेक्ट कर दिया 8,555, ठीक है जी। नाउ यू कैन सी उसने निकाला था 23,655, उसकी बेसिक रीजन क्या थी कि वो जो इनकम 5 साल की थी वो सारी की सारी उसने इसी साल में बना दी थी, मेजर डिफरेंस उसकी वजह से। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सर जी जी सर, ये इक्विपमेंट कॉस्ट जो आपने निकाली है ये जरा समझा दिए, 4,000 हम इनसे माइनस क्यों करते हैं यहाँ पे? ये उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि इक्विपमेंट कॉस्ट फिगर इंक्लूड 4,000 फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट, यानी ये इसमें 4,000 इंक्लूड है जो कि आपने इक्विपमेंट बाय किया है। जो इक्विपमेंट बाय कर रहे हो वो कैपिटलाइज्ड कॉस्ट है ना, वो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। ओके सर, ओके। अच्छा, अब इसमें देखें स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन मांगी हुई है,
यस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी मांगी हुई है, और ये देखिएगा बैंक बैलेंस दिया हुआ है 21,295, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये तो खैर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है, इसमें इशू नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसी को यहां ले आए। अच्छा, ये बना लोगे स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन? रोक दूं मैं? तो मुश्किल नहीं लग रही मुझे? आके अगला क्वेश्चन में स्टार्ट कर दूं, देख लो सर करवा दें। चले कर लो। एज एट, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले मेन हेडिंग एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले हेडिंग क्या आएगी? नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट अब हमारे पास कौन कौन से हैं? ठीक है, अब एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कोऑर्डिनेटर की कॉल में अटेंड करिए। ओके जी, तो अब यहाँ आइएगा नॉन करंट एसेट्स में। तो सबसे पहले अब देखें नॉन करंट एसेट क्वेश्चन में कौन से हमने देखे थे। एक तो आपका स्टार्ट से देखें, प्रेमिसेस गिवन है, इसी को पहले लीजिएगा। प्रेमिसेस की अमाउंट जो है वो 80,000 है। प्रेमिसेस 80,000, इसकी कॉस्ट, और इसमें से जो इसकी डेप्रिसिएशन है वो लेस कर देता हूं, क्योंकि पहला साल है तो क्यूमुलेटेड यही होगी ना जो डेप्रिसिएशन है। जो इस साल की डेप्रिसिएशन है वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, और डेप्रिसिएशन जो है वो 1600 है। इसमें से जब मैं 1600 80,000 में से लेस करूंगा तो ये मेरी पहली अमाउंट आ गई नॉन करंट एसेट्स की। इसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं कौन सा एसेट है हमारे पास। प्रेमिसेस के बाद फर्नीचर है 18,000 का, ठीक है। इसी तरह आप फर्नीचर की कॉस्ट लें 18,000, और इसमें से लेस करूंगा मैं फर्नीचर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। यहाँ देखिएगा फर्नीचर की 1800, जब मैं 1800 लेस करूंगा 18,000 से, तो रिमेनिंग अमाउंट 16,200 जो आएगी वो आपका नॉन करंट एसेट में प्लस हो जाएगी। और तीसरा जो हमारा एसेट था वो हमारा ये 4,000 की अमाउंट थी इक्विपमेंट की, जो आपने परचेज किया था, जो वहां से माइनस किया था। जो वहां से माइनस किया है वो यकीनन कैपिटलाइज होगा, और इक्विपमेंट कॉस्ट जो आ रही है, इक्विपमेंट एट कॉस्ट, ये 4,000 है, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करिएगा, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 800। अब ये तीनों के तीनों आप प्लस करके यहां ले आइएगा। अब इसके अलावा और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, इसको सम कर लें। सो टोटल ऑफ नॉन करंट एसेट इज 97,800, ठीक है जी। अब इसके बाद करंट एसेट में आते हैं। ये पहला टोटल आया मेरा, दिस वन। अच्छा, अब इसके बाद आइएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट में उसी तरतीब को माइंड में रखना है। अब आपने ये नहीं देखना कौन सा अकाउंट फॉर नहीं हुआ, कौन सा हुआ, क्योंकि अब आप सब कुछ अकाउंट फॉर कर चुके हो, ठीक है। जो अकाउंट फॉर नहीं भी हुआ था वो भी अकाउंट फॉर हो चुका है। तो अब आपने ओवरऑल पूरा क्वेश्चन देखना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। तो सबसे पहली चीज मुझे प्रीपेड चाहिए होती है। ये देखो प्रीपेड दिया हुआ है, रेट्स प्रीपेड 2280, ये लेके आइएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर तरतीब से चले तो प्रीपेड रेंट, और ये अमाउंट आ रही है मेरे पास 2280। अच्छा, प्री पेमेंट के बाद इन्वेंट्रीज लेते हैं। ये इन्वेंट्री दी हुई है कैफे इन्वेंट्री 1400 की, इसको ले आओ यहाँ पर। कैफे इन्वेंट्रीज 1400, देखिएगा सब्सक्रिप्शन का कोई रिसीवेबल है? यस, ये जो 300 की अमाउंट आ रही है ये अभी आपने रिसीव नहीं की, तो सब्सक्रिप्शन
ड्यू का वर्ड हम जैसे यूज करते हैं, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू आ गया मेरे पास 300, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास कैश एट बैंक, क्योंकि कैश और बैंक का बैलेंस ये हमने अगले पेज पे दिया हुआ था, बैंक बैलेंस इज 21295, 21295 बैंक अकाउंट 21295। अब इसके अलावा और कोई नॉन करंट एसेट नहीं नजर आया, इसको टोटल कीजिएगा, करंट एसेट, इसको सम कर लें। जी करंट एसेट का टोटल आ रहा है 25275। अब इन दोनों को ऐड कर लें, दिस वन इज 123075 जो है ये मेरा टोटल ऑफ एसेट्स आ जाएगा, ठीक है, टोटल एसेट्स। अब दूसरी तरफ मूव करते हैं हम इक्विटी की तरफ। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट लूंगा उसी तरह कैपिटल फंड से, इसको एक्यूमुलेटेड फंड का नाम भी देते हैं। अब कैपिटल फंड में आपका जो स्टार्टिंग है, आप देखें यहाँ पर एक मेंबर ने उसने बताया था कि ये जो 80,000 का प्रेमिसेस और 18,000 की फर्नीचर जो आपने बाय की है, दिस इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ मेंबर, तो ये कैपिटल फंड में आ जाएगा, यानी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर, क्योंकि इसमें तो ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है, 98,000, ठीक है। और जितना सरप्लस आपने निकाला है वो आप ऐड कर दें, सरप्लस है मेरे पास 8555, इन दोनों को ऐड किया है और ये मेरा कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 106,555। अच्छा, अब उसके बाद आइएगा नेक्स्ट में नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में वो जो ज्वाइनिंग फी है ये आपकी 17,800 की, इसमें एक साल तो इनकम बन चुकी है, बाकी 4 रह गई, 4 इयर्स, जिसमें एक अगले साल है वो करंट में आएगी और रिमेनिंग नॉन करंट में आएगी। इसकी वर्किंग आपको मैं दोबारा भी बना देता हूं, यहां पर देखिए आप लिखिएगा टोटल ज्वाइनिंग फी, टोटल ज्वाइनिंग फी आपके पास थी 17,800, ठीक है। इसमें से लेस कर दो एमोर्टाइज्ड, जो आप एमोर्टाइज कर चुके हो, और जो एमोर्टाइज हो चुकी है वो इसको 5 पे डिवाइड किया था हमने, यानी 3560 एमोर्टाइज हो चुकी है, ठीक है। और जब मैं इसको मैं माइनस करता हूं तो इसका मतलब है कि मेरी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आ रही है 14240, जिसमें से नेक्स्ट ईयर का जो है, यानी इसको हम करंट पोर्शन भी कहते हैं, करंट पोर्शन जो है वो आपका 3560 आएगा, और जो रिमेनिंग होगा वो नॉन करंट पोर्शन होगा, ठीक है। अब ये नॉन करंट पोर्शन जो है वो मैं यहाँ पहले लाता हूँ, लाने दोनों हैं लेकिन पहले नॉन करंट पोर्शन लाऊंगा एंड देन फिर मैं करंट पोर्शन लेकर आऊंगा, तो ओवरऑल ये दोनों अमाउंट आएंगी। तो नॉन करंट पोर्शन जो है यहाँ लिखता हूँ और यहाँ लिखूंगा ज्वाइनिंग फी, और ये इसके साथ लिखता हूँ डेफर्ड इनकम, एंड दिस अमाउंट इज 10,680। अच्छा, नॉन करंट एक ही है इसलिए यहाँ ले आइएगा, कोई और तो है नहीं, ये डायरेक्ट ले आए। अच्छा, इसके बाद करंट लाइबिलिटीज, तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटी में यही ज्वाइनिंग फी दोबारा लिख रहा हूं मैं, डेफर्ड इनकम जो करंट पोर्शन है, और करंट पोर्शन है मेरे पास 3560, ये इस कॉलम में लाएंगे। अब इसके अलावा देखिए कौन सी लाइबिलिटी है आपकी, ये देखिएगा पेएबल फॉर कैफे एंड सप्लाईज 1320, ठीक है, पेएबल और कैफे, और ये अमाउंट है आपके पास 1320। और इसके अलावा एक ये सब्सक्रिप्शन जो है पेड इन एडवांस, यानी ये जो हमने एडवांस में रिसीव हुआ है ये अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, एंड दिस अमाउंट इज 960। अब इन तीनों को टोटल कर लीजिएगा, $5840। अब इन तीनों को प्लस कर लें, यानी कैपिटल फंड और लाइबिलिटी नॉन करंट और करंट को, तो ये टोटल आ रहा है 123,075।
ठीक है, और ये टैली होगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी, कैपिटल फंड। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो पूछ लो, उसके बाद मैं मेन क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, पास पेपर की। ओके, अच्छा अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये पास पेपर का क्वेश्चन है। अब दो ही क्वेश्चन रह गए हैं, 12 और 13। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 13 ये दोनों पास पेपर के क्वेश्चन है, इसलिए जरा केयरफुली करना होगा आपको। लेयर क्लब, the accountant of the Layer Club was terminated on account of charges of fraud on 31st December 2016. अब इसमें भी fraud आ गया. And Mr. Imad had been appointed in his place. Imad had gathered the following information in respect of the year ended 31st December 2016. Okay, the number one, the club has 3,300 members. And the membership fee is rupees 10,000 per annum. The fee payable by each member becomes due on the first day of the quarter in which he became a member. The fee received in each quarter was as under. इस पूरी वर्डिंग को मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपका मेंबर, तो देखें कोई भी मेंबर साल में किसी वक्त भी मेंबर बन सकता है, ठीक है, यानी कोई भी पर्सन जो है वो साल में यानी 3,300 मेंबर्स हैं और कोई भी मेंबर किसी टाइम भी मेंबर बन सकता है, लेकिन वो आपका उसे अमाउंट जो पेएबल होगी वो ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर। मतलब क्या है? सपोज पहला मेंबर हमारा बनता है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल को हमारा एक मेंबर बन रहा है। एक मेंबर बन रहा है 10th जून को। अब ये जो दो मेंबर की मैंने आपके सामने बात की, ये मेंबर का सब्सक्रिप्शन ड्यू कब होगा? वो लिखा है स्टार्ट ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर कब एंड होता है? यानी पहला क्वार्टर जो है वो जनवरी टू दिसंबर है, जनवरी टू मार्च, दूसरा अप्रैल टू जून, उसके बाद जुलाई टू सितंबर और आखिरी अक्टूबर टू दिसंबर। इसका मीनिंग ये है, अगर कोई पर्सन 5 अप्रैल को मेंबर बना है तो उसका जो सब्सक्रिप्शन ड्यू होगा वो 1 अप्रैल से होगा, यानी इसका सब्सक्रिप्शन ड्यू होगा 1 अप्रैल से। और इवन एक पर्सन 10th जून को मेंबर बना है, वो भी इसी पीरियड में फॉल कर रहा है, बेशक वो 10 जून को बन रहा है, उसका भी जो ड्यू होगा वो 1 अप्रैल। यानी जो जिस पीरियड में हो रहा है उसके स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर उसको कंसीडर करेंगे। यानी अब ये मेंबर्स दिए हुए हैं 3,300 मेंबर्स और उन्होंने मुख्तलिफ सब्सक्रिप्शन भी दी, ये हमने रिसीव की है, ठीक है। लास्ट ईयर द फी वाज 9,000 पर एनम, यानी इससे पिछले साल में जो फी थी वो 9,000 थी, इस साल फी 10,000 है। However, the number of members was the same. जो मेंबर्स थे आपके पिछले साल वो इतने ही थे, 3,300। तो जो मेंबर जिस साल में मेंबर बनता है, अब देखो अगर ये मेंबर बना है 5 अप्रैल को, इसका ड्यू कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2015 को। तो अगला 1 अप्रैल 2016 को होगा, उससे आगे 1 अप्रैल 2017 को होगा, एंड सो ऑन। यानी इसने हर दफा सब्सक्रिप्शन देना है 1 अप्रैल को, और जो पर्सन मेंबर बनेगा इस पीरियड में वो 1 जुलाई को करेगा। तो ये जो मुख्तलिफ मेंबर जिस जिस पीरियड में हो रहे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th क्वार्टर, उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो ड्यू उसी क्वार्टर के स्टार्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अ समरी ऑफ द बैंक अकाउंट फॉर द ईयर इज शोन बिलो। ये आपकी समरी है बैंक अकाउंट की। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी 2016 का, कैश का बैलेंस बैंक का, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ये आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया कैश। रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, ये वो अमाउंट है जो आपने राइट ऑफ कर दी हुई थी मेंबर्स की, लेकिन बाद में इन्होंने पेमेंट कर दी। ये बैंक डेट रिकवर्ड जैसे होते हैं, ये वो एसेट्स या आपने फिक्स एसेट बेची हैं, उससे आपको कैश जनरेट हुए हैं। और सब्सक्रिप्शन मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट,
ये वो सब्सक्रिप्शन है जो बैंक में गया है। देखो ये टोटल सब्सक्रिप्शन ये ऊपर दिया हुआ है, इसमें से 19.8 मिलियन बैंक में आया है और बाकी जो अमाउंट होगी वो कैश में रिसीव होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। अच्छा, अब डेबिट साइड खत्म हुई, क्रेडिट साइड पे देखिएगा विथड्रॉल्स में इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट्स, यूटिलिटीज, फ्री होल्ड लैंड परचेस्ड, कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, ये कैपिटलाइज्ड अमाउंट है और बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2016। अच्छा, अब एडजस्टमेंट देखते हैं। अमाउंट पेड फ्रॉम पेटी कैश वर एज फॉलोज। ये अमाउंट आपने पेटी कैश में से पे किए हैं, यानी जो कैश में से एक्सपेंसेस पे किए हैं। नंबर 4, द क्लब हैज अ टक शॉप which earns a profit margin of 20% of sales. All sales of tuck shop are made on cash. During the year, stock costing 500,000 was destroyed by fire. इसका वही प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे और इसका जितना प्रॉफिट आएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में हम ट्रांसफर कर देंगे। नंबर 5, ओपनिंग WDV of fixed asset was 28 million. Exercise equipment was purchased on 1st October 2016. ये वो वाला एक्सरसाइज इक्विपमेंट है जो इस ये वाला 7.35 मिलियन, ये वो बता रहे हैं कि 1 अक्टूबर को बाय किया है। Fixed asset having opening WDV of 800,000 were disposed of on 31st March 2016. ये ऊपर आपने 750 के सेल किए हैं, ये असल में 800,000 की वैल्यू